वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इज योर लेसन। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख ही लिया होगा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेगरिज्म इन रिसर्च है। रिसर्च में प्लेगरिज्म क्या होता है और प्लेगरिज्म अगर आप कमिट करते हो अपने रिसर्च में तो आपको क्या फेस करना होता है, ये सारी चीजों पे बात करूंगी। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो पेशेंट रखिएगा, इंफॉर्मेटिव है तो कुछ आप सीख के जरूर जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें। और लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो फर्स्ट पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लेगरिज्म होता क्या है। तो प्लेगरिज्म एक तरह का प्रोसेस होता है कि अगर आपने किसी कोई इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आपने कहीं पढ़ी और आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं आप उसको अपने वर्क में साइट करने को, और आपने सेम टू सेम वैसा उतार लिया अपने अपने चीज अपने उसमें, और आपने ये बोला कि ये जो वर्क ये मैंने किया, ये मेरा खुद का आइडिया है। तो ये क्या प्लेगरिज्म है। तो प्लेगरिज्म का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अदर्स पीपल्स वर्ड्स और आइडियाज एंड प्रिटेंडिंग दैट दे आर योर ओन। मतलब आप दूसरों के काम को और दूसरों के आइडियाज को ले करके उसको अपने उसमें इंक्लूड कर लेते हैं अपने वर्क में। और क्या आप अब बोल रहे हो सामने वाले को कि ये मेरा है, तो ये प्लेगरिज्म है एक तरह की। और ये रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट है। तो आपको किसी का भी काम अगर आपने उसमें लिखना है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते, कुछ तरीके होते हैं, उसको वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये अभी तो हमारा टॉपिक नहीं है कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है। बट प्लेगरिज्म क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम इसके अंदर क्या एक इम्पोर्टेंट चीज है वो हम बात करेंगे। तो जो प्लेगरिज्म होता है, अगर आप अपना कोई वर्क रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो हम रिसर्च की बात करें तो हम रिसर्च का एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मान लीजिए आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा और उसमें आपने आपकी जो प्लेगरिज्म है, आपने किसी का काम जो है एज इट इज उतार दिया। और फिर जब उसको चेकिंग हुई, उसका प्लेगरिज्म चेक करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। तो अगर उसे प्लेगरिज्म पता चला और उसमें कुछ परसेंट का आता है, डिटेक्ट हो जाता है, तो उसमें आपकी रिसर्च पे क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स और अपनी थीसिस और डिसर्टेशन सबमिट करते हैं तो आपको ये चीज इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है कि जब आप प्लेगरिज्म आप करते हैं, कितने परसेंट का प्लेगरिज्म, पहले तो आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो चार तीन लेवल होते हैं प्लेगरिज्म। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। यस। तो जो प्लेगरिज्म होता है, ये मैंने आपको बताया, आपने किसी का वर्क है आपने साइट कर लिया अपना, आप उसको अपना बता दिया। तो रिसर्च में क्या होता है, अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो कितना परसेंट का जो प्लेगरिज्म है आपका एक्सेप्टेबल होता है। मतलब कि अगर आप अपनी थीसिस सबमिट करते हो तो कितना परसेंट का प्लेगरिज्म जो है आपकी थीसिस में एक्सेप्ट किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप 10% एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप 10% लेके, जो ऐसा नहीं है। 10% तक अगर आपका आ रहा है, उसमें अगर कोई चेंजेस नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो उतना एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट कोशिश ये की जाती है कि आप जो भी मटेरियल लिखो, जो भी आप अपने रिसर्च पेपर में लिख रहे हो, उसको आप अपने शब्दों में लिखो, किसी के दूसरे के शब्दों को कॉपी ना करो। नहीं तो वो क्या होगा, प्लेगरिज्म होगा। इससे आपकी जो थीसिस आप सबमिट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके लिए आपको क्या पेनाल्टी फेस करनी पड़ सकती है, वो हम देखते हैं। तो पेनाल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन। तो आप थीसिस और डिसर्टेशन जो सबमिट करते हो उसमें किस तरह के जो प्लेगरिज्म आप फेस करते हो, उस पर क्या क्या पेनाल्टीज लगती है। तो इसमें 4 लेवल होते हैं। तो लेवल 0 होता है जिसमें जो सिमिलैरिटीज अप टू 10%, और 10% की जो आप सिमिलैरिटीज होती हैं वो आपकी माइनर सिमिलैरिटीज होती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगती। आप मतलब कि अगर आप कि कोई रिसर्च पेपर है, आपने उसमें 10% उसमें प्लेगरिज्म शो कर रहा है, तो उसमें आपको किसी भी तरह का पेनाल्टी नहीं लगेगा। वही लेवल 1 पे अगर आप 10% टू 40% का पेनाल्टी अगर उसमें प्लेगरिज्म आता है, तो आपको क्या करना होगा, सच स्टूडेंट शेल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। 6 महीने के अंदर आपको जो है अपनी जो रिसर्च पेपर है, जो भी आपने वर्क लिखा, तो उसको दोबारा से रीसबमिट करना होगा। 6 महीने के अंदर, 6 महीने के ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आपकी जो प्लेगरिज्म है 10 to 40% आता है।
अगर वहीं आपको 40 to 60% आता है, लेवल 2 पे आते हैं हम, तो 40 to 60% की सिमिलैरिटी पाई जाती है, आपको 1 साल तक जो है अपनी जो है जो रिसर्च पेपर जो भी आपने काम किया है उसको आपको 1 साल के अंदर जो है सबमिट करना होगा, ठीक है। मतलब आपने गए, आपने सबमिट की, तो आपको आपको आपने उसमें करेक्शन किया, तो अब करेक्शन हो गया, मान लीजिए आपको कम समय में भी आपका करेक्शन हो गया, बट लेकिन फिर भी आपको वो 1 साल का टाइम पूरा आपका उसमें चला जाएगा, कि आप 1 साल से पहले अगर आप कर भी लेते हो तो भी आपका वो 1 साल पूरा उसी में जाएगा। मतलब कि आप जो लेवल 2 का जो लेवल 2 में आपकी अगर सिमिलैरिटीज 40 to 60% आपको 1 साल तक के लिए रोक दिया जाता है, कि अपनी जो आपने थीसिस सबमिट की है वो आप 1 साल के अंदर नहीं सबमिट कर सकते, आप उसमें आपको करेक्शन करके 1 साल के बाद जो भी होगा, आपका 1 साल कंप्लीट हो तो उसमें आपको आपको सबमिट करनी होगी, 1 साल तक आप उसमें आपको वहां से ऑफिशियली हटा दिया जाता है। फिर अगर आप 60% के ऊपर आपकी अगर सिमिलैरिटीज पाई जाती है, तब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, जो भी ये इंपॉर्टेंट पीएचडी स्टूडेंट के लिए इसलिए कि अगर वो रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि हम कितने परसेंट की प्लैगियरिज्म एक्सेप्टेबल है। और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने परसेंट की सिमिलैरिटीज अगर पाई जाती है तो उसके साथ आपके साथ क्या पेनाल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट में आ चुका है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों के लिए ये जो है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट, इसमें ये पूछा जाता है कि अगर आप लेवल 2 में है मान लीजिए, तो अगर आपने 40 to 60% अगर आपकी रिसर्च में सिमिलैरिटीज आती तो आपके साथ आपके ऊपर क्या पेनाल्टी लगेगी, क्यों ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, बाकी ये पीएचडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा भी जा चुका है नेट में, अभी जून 2023 में लेटेस्ट में ये आया भी है क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी क्वेश्चन क्या था, एंड आंसर आप लोग बताएंगे। तो अगर आपने वो पेनाल्टी जो ये 4 लेवल की पेनाल्टी अगर आप वो करते हो, इनमें से आपको इतने परसेंट की सिमिलैरिटीज पाई जाती है और आप के साथ वो पेनाल्टी होगी, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट 1 की पेनाल्टी ऑन रिपीटेड प्लेगरिज्म, अगर आप ने अपनी रिसर्च लिख करके दी, उसमें आपने 40 to 60% का प्लेगरिज्म किया और फिर आपने उसको सबमिट किया, तो आपके साथ वो पेनाल्टी तो लगेगी, जो लगेगी जो कंडीशन बताई है, बट आपके साथ क्या होगा कि अगर आपने दोबारा से सबमिट की और उसके बाद भी आपने सेम मिस्टेक की, तो अब आपके साथ क्या होता है, तो तब आपके साथ होगा सच स्टूडेंट शैल बी पनिश्ड फॉर द plagiarism of 1 level higher than the previous level committed by him or her। मतलब अगर आपने पहले ही plagiarism कमिट कर चुके उसके बाद आप दोबारा सबमिट करते हो, सेम मिस्टेक होती है, तो आपके साथ जो पनिशमेंट होगी वो 1 लेवल हाई होगी, जो पहले जो पनिशमेंट दी थी उससे ज्यादा। In case where plagiarism of highest level is committed and the punishment for the same shall be operative। अगर आप हाईएस्ट लेवल का प्लेगरिज्म दोबारा करते हो, मतलब पहले तो आपने किया जो किया, उसके बाद आपने जब दोबारा से रीसबमिट की अपनी रिपोर्ट, तो और उसमें ज्यादा प्लेगरिज्म पाया गया हायर लेवल पर, तो उसमें आपके ऊपर ज्यादा बड़ी पनिशमेंट होगी और वो ऑपरेटिव होगी, ठीक है, मतलब वो एक्शन एक्शन लिया जाएगा। लेवल नोट 2, पेनाल्टी इन केस वेयर द डिग्री क्रेडिट हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड। मतलब आपको डिग्री और क्रेडिट आपको मिल चुकी है, आपने अपने थीसिस सबमिट कर दी, तब क्या होता है, इफ प्लेगरिज्म इज प्रूव्ड ऑन अ डेट लेटर देन द डेट ऑफ अवार्ड ऑफ डिग्री और क्रेडिट एज द केस मे बी, then his or degree or credit shall be put in abeyance for a period recommended by IAIP and approved by the head of the institution। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपको डिग्री अवार्ड हो जाती है और आपका थीसिस जो आप सबमिट करते हो, उसके बाद आपको जब डिग्री अवार्ड है, उस केस में आपकी जो डिग्री है वो टेम्परेरी बेसिस पे होगी, या फिर टेम्परेरी उसको जो है इन यूज पे होगा, मतलब आप उस डिग्री को यूज नहीं कर सकते हो, या फिर आपको सस्पेंशन दे दिया जाएगा। और अगर आपको पीएचडी अपने थीसिस सबमिट करने के बाद भी अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ प्लेगरिज्म या कुछ भी मिस्टेक पाई जाती है, तो आपके साथ ये हो सकता है। तो आप जो भी थीसिस जो भी अपना
डिसर्टेशन लिखे उसको प्लीज सोच समझ के लिखिए, जो भी है उस पर पूरा रिसर्च है उसको फॉलो करते हुए ही काम करिए, आगे आपके लिए ही वो बेनिफिट होगा। देन प्लेगरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन। तो एकेडमिक में क्या होता है और रिसर्च जब आप पब्लिश कराते हो उसमें किस तरह की पेनाल्टीज होती है वो हम देखेंगे। पेनाल्टी इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन। तो लेवल 0 10% की सिमिलैरिटीज होती है, जो कि पहले तक जब आप थीसिस और डिसर्टेशन सबमिट करते हो तो आपको माइनर सिमिलैरिटीज होती है, तो वहां पे कोई पेनाल्टी नहीं लगती। लेवल 1 सिमिलैरिटीज अबव 10 to 14%। अगर आपकी 10 to 14% सिमिलैरिटी सेल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट। जो भी आपने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट की वो आपको विड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप 40 to 60% की सिमिलैरिटी पाई जाती है लेवल 2 में, तो आपके साथ ये जो 3 क्राइटेरिया है वो होगा। तो सबसे पहले आपको मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो विड्रॉ करने की बात की जाएगी। शैल बी डिनाइड टू राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट। 1 साल का जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी डिनाई हो जाएगा। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोनों के लिए है, क्योंकि सुपरवाइजर और रिसर्चर दोनों ही इसमें इन केस में उनकी दोनों की जॉब खतरे में हो जाती है। फिर shall not be allowed to be a supervisor to any new master एमफिल पीएचडी स्टूडेंट। तो किसी भी न्यू जो मास्टर स्टूडेंट है, एमफिल स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट, स्कॉलर जो भी है उसका वो सुपरवाइजर नहीं हो सकता 2 साल तक के लिए। मतलब 2 साल तक के लिए उसको किसी भी स्टूडेंट का वो सुपरवाइजर नहीं बन सकता। किन प्रोग्राम का? मास्टर एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट या फिर किसी रिसर्च स्कॉलर का। लेवल 3 में क्या होता है? वहीं सिमिलैरिटीज अबव 60% अगर पाई जाती है, शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसकी विड्रॉ करने की बात की जाएगी। टू सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट। पहले लेवल 2 में क्या हो रहा था? 40 to 60% सिमिलैरिटी थी, तो 1 एनुअल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। यहाँ पे 2 साल का सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। और वही सेम होगा, वो किसी भी स्टूडेंट का वो सुपरवाइजर नहीं बन सकता। जो भी मास्टर एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट होंगे उनके लिए वो उनका सुपरवाइजर नहीं बन सकता 3 साल तक के लिए। 3 साल तक के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा। और यहाँ लेवल 2 में क्या हो रहा था? 2 साल के लिए उसको निष्कासित कर दिया जाएगा उसकी जॉब से। ठीक है। वही पहले लेवल पे हमने देखा था, जब आप थीसिस और डिसर्टेशन सबमिट करते हो और उसके बाद भी अगर आप पे इनमें से कोई पेनाल्टी लगती है, उसके बाद भी आप सेम मिस्टेक रिपीट करते हो, तो हमने देखा कि अब हम देखेंगे एकेडमिक्स और रिसर्चर जो है अगर वो सेम मिस्टेक दोबारा करते तो अब उनके साथ क्या होता है। तो 6 तरह की पॉइंट्स हैं, तो हम एक एक करके सारे पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है पेनाल्टी और रिपीटेड प्लेगरिज्म। shall be asked to withdraw manuscript and shall be punished for the plagiarism for of one level higher than the lower level committed by him or her। जो पहले में भी था कि अगर आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जो भी है उसको तो आपको हटाना ही हटाना है, कि उसको विड्रॉ कर दी जाएगी। दूसरी कि आपको पनिश किया जाएगा, जो पहले जो पनिश हुआ था उससे भी एक लेवल हाई। ठीक है। इन केस वेयर प्लेगरिज्म ऑफ हाईएस्ट लेवल इज कमिटेड एंड द पनिशमेंट फॉर द सेम शैल बी ऑपरेटिव। जो सेम स्टेटमेंट पहले वाले में थी, कि मतलब अगर आप प्लेगरिज्म आप दोबारा जो मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हो उसमें अगर दोबारा से सेम सेम से भी हाई लेवल का प्लेगरिज्म आपका डिटेक्ट होता है, तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इन केस लेवल 3 offense is repeated and the disciplinary action including suspension, termination as per service rules shall be taken by the higher education इंस्टीट्यूशन। मतलब कि आपका जो थर्ड लेवल पे क्या था? थर्ड लेवल पे आपको 60% के ऊपर सिमिलैरिटी अगर होती तो आपके ऊपर क्या था? आपका सस्पेंशन हो जाता है। तो इन केस लेवल 3 ऑफेंस इज रिपीटेड, मतलब आपने अगर लेवल 3 की मिस्टेक दोबारा की तो आपके साथ क्या होगा? आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। आपको सस्पेंशन और टर्मिनेशन जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसके जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है। पेनाल्टी इन केस वेयर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड इफ प्लेगरिज्म इज प्रूव्ड ऑन अ डेट लेटर देन द डेट ऑफ बेनिफिट ऑफ क्रेडिट ऑब्टेन्ड एज द केस may be, then his or her benefit of credit shall be put in abeyance for a period recommended by IAIP and approved by the head of the institution। तो मतलब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो भी है और IAIP ने जो भी डिग्री और जो भी बेनिफिट उसको दिया है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब या फिर उस पे रोक लगा दी जाएगी, सस्पेंशन हो जाएगा उसका, अगर उसकी ने दोबारा से सेम पेनाल्टी मिस्टेक की तो। ठीक है।
देन लेवल 3 पे क्या दिया हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल क्रिएट अ मैकेनिज्म सो एज टू इंश्योर दैट ईच ऑफ द पेपर पब्लिकेशन थीसिस डिसर्टेशन बाय द स्टूडेंट फॉर क्वालिटी रिसर्चर स्टाफ ऑफ द हायर एजुकेशन इज चेक फॉर प्लेगरिज्म एट द टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग और सबमिशन। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मतलब ऐसा अपना सिस्टम को ऐसे मैकेनिज्म को ऐसा जो भी उसका सिस्टम है उसको ऐसा बनाना होगा कि कोई भी पेपर पब्लिकेशन के लिए थीसिस या डिसर्टेशन कोई भी स्टूडेंट क्वालिटी रिसर्चर और स्टाफ सबमिट कर रहा है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले उसकी प्लेगरिज्म को चेक किया जाए। तो ये 11th नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए था। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, देयर इज एनी कंप्लेंट ऑफ प्लेगरिज्म अगेंस्ट द हेड ऑफ एन higher education institution, a suitable action in line with these regulations shall be taken by the controlling authority of higher education India, higher education institution। तो जो आपकी फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी हेड है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का प्लेगरिज्म अगर कंप्लेंट होती है तो उसके अगेंस्ट सुटेबल एक्शन लिया जाएगा, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। और जो भी रेगुलेशन आपकी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वहाँ पे जो भी अथॉरिटी होगी उसके ऊपर वो जो है एक्शन लेगी, जो भी जरूरत एक्शन होना होगा वो लेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज एनी कंप्लेंट ऑफ प्लेगरिज्म अगेंस्ट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अथॉरिटी एट द इंस्टीट्यूशन लेवल, मतलब इंस्टीट्यूशन लेवल पे किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और अथॉरिटी के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। इन लाइन विद दिस रेगुलेशन शैल बी रिकमेंडेड बाय आईएपी एंड अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब जो कोई भी अथॉरिटी इसके ऊपर होगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अथॉरिटी की तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट एक्शन लेना होगा। Then आपका 6 point है, if there is any complaint of plagiarism against any member of DAIP or IAIP, then such member shall excuse him or herself from the meeting with his or her case is being discussed or investigated। अगर कोई कंप्लेंट ऑफ प्लेगरिज्म रजिस्टर्ड होती है किसी DAIP और IAIP के खिलाफ तब उस मेंबर के अगेंस्ट जो भी एक्सक्यूजेस है वो मीटिंग में डिस्कस होंगे और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन जो अभी जून 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन इज, इन द सबमिशन ऑफ थीसिस इफ अ स्टूडेंट इज फाउंड टू कमिट प्लेगरिज्म ऑफ लेवल 3 एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म द फॉलोइंग पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप थीसिस सबमिट करते हो, कोई स्टूडेंट जो है जो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसमें प्लेगरिज्म लेवल 3 का पाया जाता है तो आपके खिलाफ कौन सा कौन सा पेनाल्टी होना चाहिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 की प्लेगरिज्म जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो पहला पॉइंट है, स्टूडेंट शैल बी डिबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग द रिवाइज थीसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए आपको निष्कासित कर दिया जाता है कि आप अपनी जो प्लेगरिज्म सॉरी आपका रिसर्च पेपर आप वो नहीं सबमिट कर सकते। दूसरा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसल्ड। अगर या आपका प्रोग्राम जिसमें आप रजिस्टर्ड हो वो कैंसल्ड हो सकता है। स्टूडेंट शैल बी डिबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग द रिवाइज थीसिस ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के अंदर वो अपनी थीसिस को नहीं सबमिट कर सकता है। स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट द रिवाइज थीसिस विद इन 6 मंथ के अंदर आपको कहा जाता है कि आप अपनी थीसिस को दोबारा से सबमिट करिए। तो ये 4 ऑप्शन आपको सही आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर इज 2 कि आपका जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा पीएचडी में वो इनरोल्ड भी हो, पीएचडी में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी डिसिप्लिन में अगर वो इनरोल्ड है और उसने लेवल 3 का क्राइम किया है, ये क्राइम ही है। अगर आप आपकी रिपोर्ट में 60% से ऊपर अगर आप प्लेगरिज्म कमिट करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके नेट पॉइंट ऑफ व्यू से और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।